मैं पाइप से अपने घर का सहन धो रही थी जब बाहर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। अब्बा भी नमाज पढ़ने गए थे। इतनी जल्दी तो वापस नहीं लौटने वाले थे। अम्मा भी असर की नमाज पढ़ रही थी, इसीलिए मजबूरन मुझे ही दरवाजे के पास जाना पड़ा। मैंने कहा, कौन है? कहने लगा, तैमूर हूँ। मैंने कहा, कौन तैमूर? कहने लगा, दरवाज़ा खोलें, बता देता हूँ कौन तैमूर। एक तो बंदा इतनी गर्मी में बस का 24 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचा, और मोहतरमा है कि सवाल जवाब ही ख़त्म नहीं हो रहा है। वो बाहर से ही बोलना शुरू हो गया था, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कहने लगा, रामीन दरवाज़ा खोलो। उस अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं अचंभे में आई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो 6 फुट का लंबा ऊंचा खुश शक्ल नौजवान बड़े गुस्से से मुझे घूर रहा था। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। हाथ में उसने एक बैग पकड़ रखा था। मुझे पीछे हटाया और अपने साजो सामान के साथ अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा, ये लड़के कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कहने लगा, मैं तुम्हारे मुंह लगने के लिए यहाँ नहीं आया। जाओ जाकर अंदर अशफाक साहब से कहो कि तैमूर आया है और इस बार खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। मैं हैरान कि वो मेरे अब्बा को भी जानता है। तब तक शायद अम्मा सलाम फेर चुकी थी। मैंने अम्मा अम्मा की हाथ लगाने शुरू कर दी। पता नहीं कौन था। अम्मा जब बाहर आई तो उस नौजवान को देखकर मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, तुम फिर आ गए? कहने लगा, जी हाँ ममानी जान, मैं फिर आ गया। अच्छा, तो ये ईमू था, मेरा फुफ्फीज़ाद। शायद मुझे हॉस्टल से आए चंद दिन ही हुए थे और उससे पहले वो घर पर आ चुका था। कई सालों से मेरे अब्बा का अपनी बहन से बहुत इख्तलाफ चल रहा था, इसलिए ना तो कभी फुप्पो हमारे घर आती थी और ना ही उनकी औलाद, बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि इकलौती औलाद। अभी अम्मा मुझे यही कह रही थी कि तुम्हारे हॉस्टल से घर आने से पहले तुम नहीं जानती कि घर में कितना बड़ा फसाद पड़ा था। मैंने पूछा, अम्मा हुआ क्या था? कहने लगी, ज़रा घर के कामों से फारिग हुआ तो तुम्हें बताती हूँ। मैं बस ईद से चंद दिन पहले ही वापस आई थी। मेरे पेपर्स थे, इसलिए लाहौर में हॉस्टल में ही थी। छुट्टियाँ मुझे बस रमज़ान से चंद पहले ही मिली थी। घर आई तो अम्मा को घर की साफ सफाई की फिक्र सताने लगी। कहने लगी कि रमज़ान आने वाले हैं और घर देखो कैसा गंदा पड़ा है। मैं भी घर की साफ सफाई में घिन चक्कर सी बन गई। मैंने आखिरी बार तैमूर को उस वक्त देखा था जब वो 6ठी जमात में पढ़ता था और मैं भी 6ठी जमात में ही थी। यूँ समझे कि बदकिस्मती से मैं और वो एक ही दिन पैदा हुए थे। हम उम्र है, लेकिन हमारी माँओं में नंद भावज वाला रिवायती रिश्ता था। मैंने आज तक अपनी माँ और फुप्पी को कभी प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। हर वक्त ताने तशने। आए रोज़ हमारे घर फुप्पो आकर बैठ जाती, कहती मेरे बाप का घर है, जब जी चाहेगा आऊँगी। और अम्मा कहती कि तुम्हारा बाप कब्र में जा चुका है, जाओ जाकर कब्र में जाकर बैठो, ये मेरे शौहर का घर है। बस लड़ाई इसी तरह से शुरू होती और फिर किचन की सारी छुरियाँ चाकू निकल आते हैं। अब्बा अम्मा को कमर से पकड़कर पीछे को घसीट रहे होते हैं और फुप्पा मेरी फुप्पो को, और हम दोनों बैठे ये तमाशा देख रहे होते हैं। लेकिन फिर जल्द ही फुप्पा ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया। उस दिन मेरी अम्मा ने पूरे 100 नफल अदा किए थे। मैंने पूछा, अम्मा इतने नफल क्यों पढ़ रही हो? कहने लगी, खस कम जहाँ पाक, अच्छा हुआ ये नीलोफर की बच्ची यहाँ से दफान हो गई। अल्लाह करे कभी वापस ही ना आए, इस मनहूस की मुझे कभी भी शक्ल ना देखनी पड़े। मेरी अम्मा के वजीफे शायद कबूल हो गए थे। उसके बाद मैंने वाकई अपनी फुप्पो की शक्ल कभी नहीं देखी और ना ही उनके बेटे की। अम्मा ने तैमूर को देखा तो गुस्से से तेज कदम बढ़ाती हुई उसके मुकाबिल में खड़ी हो गई। कहने लगी, ए लड़के निकलो घर से बाहर, खबरदार जो तुमने दोबारा यहाँ कदम भी रखा तो। वो लड़ाकू औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर कहने लगी, ऐसे कैसे मुमानी जान, जब तक नाना के घर में मेरा हिस्सा है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बल्कि अब तो चंद दिन में अम्मा भी यहाँ आने वाली है। मैं देखता हूँ आप हमें यहाँ से कैसे निकालती हैं। ये सुनकर तो मेरा दिल चाहा कि अपना सर पीट लूँ। मतलब बचपन वाले लड़ाई झगड़े अब फिर से शुरू हो जाएंगे। अम्मा कहने लगी, आ जाए तुम्हारी अम्मा भी, लेकिन याद रखना इस घर से तुम लोगों को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। कहने लगा, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं,
چپ چاپ ہم لوگ ایک ایک پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں. LLB کا امتحان اسی سال پاس کیا ہے میں نے. میری ماں تو نفی میں ہی سر ہلاتی رہی. تیمور نے یہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھایا اور اوپر کا زینہ چڑھنے لگا. اماں کہنے لگی وہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آج کے بعد میں اوپر کے پورشن میں رہوں گا. 2-4 دن میں میری اماں بھی آ جائیں گی. اوپر صرف 2 ہی کمرے تھے، باقی ساری چھت تھی. یہ کہہ کر جب وہ اوپر چڑھا تو میری نظر اس کے گندے جوتوں کے نشانوں پر پڑی تو میں غصے سے ابل کر رہ گئی. میں نے کہا اماں یہ دیکھو، اس گندے شخص کے پاؤں کے جوتوں کے نشان دیکھو، سارا صحن اس نے پھر سے گندا کر دیا. وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رکا، ایک قہر بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اوپر چلا گیا. میں دوبارہ سے صحن دھونے لگی. پورا صحن شیشے کی طرح چمکایا تھا کہ ابا آ گئے. ابا کے آنے کی دیر تھی کہ میری ماں کی کینچی جیسی زبان شروع ہو گئی. کہنے لگی اشفاق نکالو اپنے بھانجوں کو پہلی فرصت میں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ابا نے چشمہ اتار کے ایک طرف رکھا. کہنے لگے تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں. لیکن یہ بات انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہی تھی کیونکہ میں ابا کے ساتھ کھڑی تھی، اسی لیے صرف میں نے ہی سنا تھا. اماں کہنے لگی اشفاق یہ کیا منہ میں بڑبڑا رہے ہو، کیا کہا ہے تم نے؟ ابا کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جاتا ہوں ابھی اوپر، ٹانگیں توڑ کے نکالتا ہوں اس کمینے کو. اس نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو کیا گھر بھی اسے مل جائے گا؟ ارے اگر اس نے وکالت پاس کر لی ہے تو کیا میں ڈر جاؤں گا اس سے؟ ہاتھ میں چوڑیاں تو میں نے بھی نہیں پہن رکھی، ابھی جا کر اس کی خاطر تواضع کرتا ہوں. ابا اوپر کا زینہ چڑھ گئے. کچھ دیر بحث کی آوازیں آتی رہی، پھر ابا منہ لٹکا کر نیچے آ گئے. کہنے لگے صفیہ بیگم مجھے نہیں لگتا اس بار ہماری دال گلنے والی ہے. اماں کہنے لگی کیا مطلب؟ ابا کہنے لگے کورٹ کے آرڈر لایا ہے کمینہ، جب تک تگڑا وکیل نہ کروا لوں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے. فی الحال تو ہم اس سے اوپر کا پورشن خالی نہیں کروا سکتے. اماں کہنے لگی 2-4 دن میں آپ کی بہن بھی پہنچنے والی ہے، اور اشفاق میں اسے 1 سیکنڈ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی. بہرحال میرے والد نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تیمور نامی اس شخص سے شدید چڑ ہونے لگی تھی کیونکہ بچپن سے اس کی ماں نے میری والدہ کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا. ابھی بھی وہ چھت پر کھڑا دانتوں کو برش کر رہا تھا جبکہ میں صحن میں لگے اطراف میں پودے اور کیاریوں کو پانی دے رہی تھی. صبح صبح کا وقت تھا. پینٹ کے ساتھ بنیان پہنے، گلے میں تولیہ ڈالے، ہلکی ہلکی شیو میں برش کرتا ہوا وہ مجھے وکیل کم اور محلے کا گنڈا زیادہ لگ رہا تھا. میں نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا. اسی وقت گلاب کا ایک پھول میرے صحن میں گرا. میں جانتی تھی کہ وہ پھول کس نے پھینکا ہے. وہ گلاب کا پھول تھا اور اس کے اوپر ایک چٹ رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میرے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. میں نے فوراً سے وہ پکڑی، لیکن وہ تیمور کا بچہ مجھے ہی غور سے دیکھے جا رہا تھا اور بار بار چھت کی منڈیر سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا کہ وہ پھول اندر کس نے پھینکا ہے. عمران میرے ساتھ میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہی میری اس سے ملاقات ہوئی تھی. اسی نے بتایا تھا کہ وہ میرے ہی محلے میں رہتا ہے، لیکن کچھ دور چند گلیوں کے فاصلے پر. ہماری محبت کا سلسلہ یونیورسٹی میں ہی شروع ہوا تھا. مجھے بس اس کی نوکری لگنے کا انتظار تھا. میں اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی، اسی لیے روزانہ موبائل پر اس سے بات کرتی تھی. میرے بار بار منع کرنے پر بھی وہ لازمی ایک گلاب کا پھول چھوٹے سے خوبصورت کارڈ کے ساتھ مجھے بھیجتا تھا جس پر آئی لو یو لکھا ہوتا تھا. میں نے جب تیمور کی چبھتی ہوئی نظریں خود پر محسوس کی تو فوراً سے وہ کارڈ اور پھول اپنے پیچھے چھپا لیا اور اندر چلے گئے. اگلے روز پہلا روزہ تھا، اس لیے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد سحری کے لیے سالن بھی بنا لوں گی. میں ابھی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا. اسے کچن میں دیکھ کر مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا. میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اوپر باورچی خانہ نہیں بنا ہوا، یا تو ماموں سے کہو کہ اوپر باورچی خانہ بنوا کر دے، ورنہ اس گھر پر میرا بھی حق ہے اور باورچی خانے پر بھی. میں چائے بنا چکی تھی، امی ابا میرے پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے. میں نے اپنے کپ میں چائے ڈالی. اس سے پہلے کہ میں چائے لے کر باہر جاتی اس نے میرا کپ اٹھا لیا اور فوراً سے چائے اپنے لبوں سے لگا لی. میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میری چائے واپس کرو. باورچی خانے پر تمہارا حق ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں ہے.
कहने लगा ओ सो सॉरी। चाय का कप उसने दोबारा शेल्फ पर रख दिया। कहने लगा लो पी लो, लेकिन ये मेरी जूठी है। मैंने कप वहीं पर पटक दिया। मैंने कहा तुम ही पियो। कहने लगा थैंक यू सो मच लिटिल कज़न। मैंने गुस्से से खोल कर उसे देखा था। मैंने कहा छोटी नहीं हूं मैं तुमसे। कहने लगा बड़ी भी नहीं हो। मैंने उंगली उठाकर टुनकते हुए उसे कहा मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। कहने लगा ठीक है नहीं होता। पहले ये बताओ वो कौन था जिसने तुम्हें फूल फेंका था? ये सवाल उसने बड़ी संजीदगी से किया था। पहले तो मैं कुछ घबरा गई, लेकिन फिर मैंने बाएतमाद होने की पूरी कोशिश करते हुए कहा कि तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। कहने लगा मामू को बता दूंगा मैं जो किचन से बाहर जा रही थी, मेरे कदम उसकी बात पर ठटके थे। मैंने पलट कर देखा तो बड़े मज़े से चाय पी रहा था। मैंने कहा देखो ये मेरा ज़ाती मामला है। कहने लगा हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा ज़ाती मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि मामू इस बात से बेखबर है। उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि उनकी बेटी क्या क्या गुल खिलाने के बारे में सोच रही है। मैं दिल ही दिल में खौफजदा हुई थी। मैं उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा देखो वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। कहने लगा अच्छा बताओ कौन है? मैंने कहा मैं तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं बता सकती, बस चंद दिन में वो मेरा रिश्ता भी ले आएगा, बस ईद गुजरने की देर है। तैमूर कहने लगा तुम्हें क्या लगता है वो नौजवान जो गुलाब के फूल दूसरों के घरों में फेंक कर अच्छी हरकतें करता है, वो कभी शादी के लिए संजीदा होगा? मैंने कहा कि देखो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना, बस उसी पर फोकस करो, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत दो। मैं ये कहकर बाहर जाने लगी तो कहने लगा एक शर्त पर। मैंने फिर पलट कर उसे देखा। कहने लगा कल से रमज़ान शुरू है और मुझे कुछ बनाना नहीं आता। मेरी अम्मा 15वें रोज़े आएंगी, इसलिए 15 रोज़ तक सहरी और अफ्तारी मुझे मेरे कमरे में पहुंचा देना, ताकि मैं भी तुम्हारा राज मामू के सामने राज ही रहने दूं। बोलो मंजूर है? मुझे उस पर इतना गुस्सा आया, जी चाहा उसका गला दबा दूं। मैं उसकी मुलाजिमा थी क्या? लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वो मेरा राज जान चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि इमरान का रिश्ता आने से पहले वो इमरान के बारे में मेरे वालिद को बदगुमान करते, क्योंकि मेरे अब्बा लव मैरिज के बहुत खिलाफ थे। मैं तो चाहती थी कि सब कुछ अरेंज मैरिज की तरह हो जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सहरी और अफ्तारी छत पर दे दिया करूँगी, लेकिन देखो मेरी अम्मा को बिल्कुल तुम पसंद नहीं हो, इसलिए कोशिश करना कि उन्हें इस बात का पता ना चले। कहने लगा ठीक है, तुम्हारे सारे राजों की तरह ये राज भी मेरे अंदर रहेगा। अगले रोज़ मैं जल्द उठ गई थी। अम्मा अभी सो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं सबसे पहले सहरी उस कमीने तैमूर के लिए बना के उसके मुंह पर मार कर आऊं, फिर नीचे आकर अम्मा अब्बा के लिए पराठे बनाऊंगी। मैंने जल्दी से 2 पराठे बनाए और ऑमलेट बनाते हुए जानबूझ के मिर्चें तेज रखी ताकि उसे मज़ा आए। बड़ा शौक है उससे सहरी और अफ्तारी का मुफ्ता तोड़ने का। मैंने एक अंडे के ऑमलेट में 2 चम्मच लाल मिर्चें डाले, साथ 1 कप चाय का बनाया, सब कुछ ट्रे में रखा और धीरे से मोहतात कदम रखते हुए छत पर चले गई। वो घोड़े गधे बेच के सो रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो चारपाई पर बुनियान पहने सो रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि उसे हिला जुला कर उठाती हूँ, लेकिन मुझे ये बात मुनासिब नहीं लगी। मैंने उसे तैमूर तैमूर ये कहकर पुकारा भी, लेकिन वो नहीं उठा। मजबूरन उसके कान के पास जाकर मैंने जोर से उसका नाम पुकारा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। फौरन से पीछे हटकर अपने कान में उंगली डालकर उसे हिलाने लगा। कहने लगा इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी को कैसे जगाया जाता है? अगर मेरे कान का पर्दा फट जाता तो सोचा है क्या होता? भाई मैं अभी मुस्तकबिल का मशहूर वकील बनना चाहता हूँ। अभी तो मैंने कोर्ट कचहरी में ठीक से अपना कदम भी नहीं जमाया और तुम चाहती हो कि मैं बहरा हो जाऊं। मैंने कहा अगर इतना ही अपने कान का ख्याल है ना तो आइंदा खुद उठ कर बैठना। मैं तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूं, ना ही तुम्हारी बीवी हूं जो तुम्हें मोहब्बत और प्यार से जगाएगी, समझे? कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहला ऑप्शन तो खैर गैर मुनासिब है, जाहिर है, लेकिन दूसरे के बारे में सोचा जा सकता है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे खा जाने वाले अंदाज से देखा था। वो हंसने लगा। कहने लगा जाओ जाओ,
तुम जैसी लड़की से मैं वैसे भी शादी नहीं करना चाहूँगा जिसकी पसंद इतनी थर्ड क्लास हो। मैं नीचे आ गई। उसके बाद मैंने अम्मा अब्बा के लिए सहरी बनाई। तब तक अम्मा भी उठ गई थी। सहरी करने के बाद नमाज पढ़ी और लंबी तान कर सो गई। पूरा दिन वो नीचे नहीं उतरा। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि मुझे अफ्तारी बनानी थी और उसे पहुंचानी थी। सुबह को तो मैं बड़े मज़े से सो गई थी, लेकिन इस वक्त मैं सहन में बैठकर ही कलाम पाक पढ़ती थी और ऊपर का जीना भी सहन में ही था। मैंने अफ्तारी बनाकर कमरे में लगा दी। अजान होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। अम्मा मुझे पुकारे जा रही थी कि जल्दी से आ जाओ, अफ्तारी से पहले की दुआएं कबूल होती हैं। मैंने कहा अम्मा बस आ रही हूँ मैं। मैंने जल्दी से ट्रे में अफ्तारी का सामान रखा और जैसे ही उसके कमरे में गई तो वो शलवार कमीज पहने, टोपी सर पर पहने, अपने बेड पर आलती पालती मारे बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ज़हे नसीब, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने ट्रे रखी और पलटने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, सुबह ऑमलेट बिल्कुल तुमने अपने मिजाज का बनाया था। देखो मैं गरीब सा बंदा हूँ, इसलिए तुम जैसी लड़की के मिजाज जैसा ऑमलेट हजम नहीं कर सकता। आइंदा अगर ऑमलेट अच्छा नहीं बनाया तो मामू के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा, बल्कि 2-4 बातें अपनी तरफ से भी लगाऊंगा। मैं जिद होते हुए नीचे उतरी थी। चंद दिन बाद मेरी फुफ्फो भी आ चुकी थी। फिर तो एक फसाद था जो बर्पा हुआ था, क्योंकि वो खुद भी हमारे ही किचन में सहरी और अफ्तारी बनाने लगी थी। उसी वक्त अम्मा जानबूझकर किचन में आ जाती। किसी न किसी चीज़ पर उन दोनों की बहस होने लगती और बहस लड़ाई में बदल जाती। अम्मा कहती कि ये मेरा घर है, सारी जवानी मैंने इस घर पर लगा दी, अब तुम आ गई यहाँ पर हक जमाने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। फूफो कहने लगी, मेरे बाप का घर है, भाई का घर नहीं है जो तुम्हारा बस चलेगा। मेरे भाई को तो तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन मैं अपने बाप का हक कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मत भूलो कि तैमूर वकील है। अम्मा ये सुनकर तप कर रह जाते। मैं अम्मा से बार बार कहती कि अम्मा बाहर आ जाए, क्यों लड़ रही है। कहने लगती कि ये आई ही इसलिए है, इसको मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं है। फूफो कहने लगी, इस घर को बेचो, मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं दोबारा तुम्हारी मनहूस शक्ल तक नहीं देखूंगी। झगड़ा जब हद से बढ़ा तो तैमूर नीचे आ गया। अपनी वालिदा को दोनों हाथों से जकड़ कर ऊपर की जानिब ले जाने लगा। मेरी अम्मा कहने लगी, हाँ हाँ लेकर जाओ इस औरत को यहाँ से, ये ना हो रमज़ान में मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। ये सुनना था कि मेरी फुफ्फो को भी गुस्सा आने लगा। कहने लगी, तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर मेरे अब्बा आ गए। वो मेरी वालिदा को कमरे में ले जाने लगे। उनकी तू तू मैं सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था। बिना सहरी के हम लोगों ने रोज़ा रखा। अब्बा भी परेशान हो गए। कहने लगे, सोच रहा हूँ बेच ही दूँ, ये घर तो फसाद की जड़ बन के रह गया है। ये कहना था कि अम्मा फौरन से बोल पड़ी। कहने लगी, खबरदार अशफाक, अगर तुमने घर बेचने की बात की तो मैं किसी कीमत पर उस चुड़ैल को जीतते हुए नहीं देखना चाहती। मैं तंग आ चुकी थी इस रोज़ के चक्कर से। मेरे लिए हैरान कुन बात सिर्फ ये थी कि तैमूर का रवैया कुछ बदल चुका था। जब वो आया था तो उसका इरादा भी कुछ ऐसा ही था, लड़ने झगड़ने का, अपना हिस्सा लेने का। लेकिन अब वो अपनी अम्मा को लड़ाई झगड़ा करने से मना करता था। चंद दिन बाद मेरी खाला अपने औबाश बेटे का रिश्ता मेरे लिए ले आई, जो कि 10वीं जमात भी पास ना था। वो मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ मिलकर रहता था। ये देखकर मेरे अब्बा भी परेशान हो गए। फुप्पो ने खाला की बात सुनी तो हंसने लगी और ऊपर से ही फिक्रे कसने लगी कि जिस तरह की तरबियत तुमने अपनी बेटी को दी है ना, इसके लिए ऐसे ही आवारा लड़कों के रिश्ते आने थे। अब कोई वकील थोड़ी ना बयाने आएगा इसे। अच्छा है कि अपनी बेटी का रिश्ता अपनी बहन के घर ही कर दो। जैसी आवारा तुम्हारी बेटी है वैसा ही दामाद भी मिल जाएगा। ये कहना था कि मेरे अब्बा का पारा हाई हुआ। तैमूर भी वहां पहुंच गया। अपनी माँ को कहने लगा, अम्मा क्या बात कर रही है, कुछ तो शर्म करे, सगी भतीजी है वो आपकी और वो ऐसी नहीं है। फूफो कहने लगे, तुम भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, चुप रहो तुम। अब्बा कहने लगे, रुकैया अपनी जुबान को लगाम दो। तुमने अभी तक सफ़िया से बहुत झगड़े किए, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि सफ़िया भी तुम्हें दू बदू जवाब देती थी। लेकिन
मेरी बेटी को अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार मैंने अब्बा को इतने गुस्से में देखा था। मेरी अम्मा कहने लगी, जा मैं भी देखती हूँ तेरे वकील के बेटे को कौन देता है अपनी बेटी। वैसे भी मेरा भांजा लाखों में एक है, उसे क्या जरूरत पड़ी है कि कचहरी में अपनी जूतियां घसीटता पड़े तुम्हारे बेटे की तरह। मेरी अम्मा शायद इस रिश्ते पर आमादा थी और मैं जानती थी कि वो अब्बा की एक नहीं सुनेंगी और खाला को हाँ कर देंगी। रात को रोते हुए मैंने इमरान को फ़ोन किया तो मेरी बात सुनकर उसने जो मशवरा मुझे दिया, मैं तो बुरी तरह से घबरा गई। कहने लगा, तुम घर से भाग निकलो, मैं रात को ही तुम्हें मिलने आ जाऊंगा, तुम गली के नुक्कड़ तक पहुंच जाना, फिर हम निकाह कर लेंगे। निकाह के बाद तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। निकाह के फौरन बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ दूंगा और फिर मेरा रिश्ता तुम्हारे घर वालों को हर हाल में कबूल करना पड़ेगा। मुझे इमरान की बात पहले तो बुरी लगी क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इज्जत का खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन खाला के बेटे से भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो बिल्कुल गंवार था। मैंने इमरान की बात मान ली। फिर रात को सहरी से पहले मैं छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गई। गली के नुक्कड़ पर ही वो मुझे मिल गया, मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और ले गया। कहने लगा कि मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है, मैं तुम्हें दोस्त के घर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ मौलाना साहब भी हैं, हमारा निकाह हो जाएगा, मैं तुम्हें फ़ौरन ही वापस तुम्हारे घर छोड़ दूँगा, 2 दिन में ही तुम्हारा रिश्ता भी भेज दूँगा, बस सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि हम निकाह कर चुके हैं, तुम्हारे माँ बाप को हमारी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। मेरा दिल बहुत खौफज़दा हो रहा था, कभी ऐसा काम नहीं किया था। इमरान ने गाड़ी एक फ्लैट के सामने खड़ी की। उस वक्त रात का अंधेरा था, गली भी सुनसान थी। वो मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया। जहाँ उसने डोर बेल दी तो फौरन से दरवाज़ा खुला। अंदर 4 हट्टे कट्टे मर्द मौजूद थे। मैं अंदर जाते हुए घबरा रही थी। इमरान ने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं हूँ ना, ये सब शरीफ आदमी है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रहा है, निकाह में गवाहों की भी तो ज़रूरत होती है ना। ये कहकर वो मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गया। जैसे ही वो मुझे फ्लैट के अंदर लेकर आया, उस हट्टे कट्टे मर्द ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर 3 मर्द सोफ़ों पर बैठे, हाथों में अजीबो गरीब किस्म का मशरूब गिलासों में लिए पी रहे थे, लेकिन टेबल पर रखी बोतल को देखकर मेरी जान हलक में आई थी। वो शराब की बोतल थी और सबकी आंखें शराब के नशे से चूर थीं। मैंने कहा, इमरान तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? वो खबासत से हंसने लगा, कहने लगा जाने मन वही लाया हूँ जहाँ तुम जैसी लड़कियाँ घर से भाग कर पहुँचती है। उसकी बात और अंदाज देखकर मेरा रंग उड़ा था। वो 4 मर्द भी हंसने लगे। उनमें से एक मेरे पास आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास मेरे लबों पर लगाने लगा। मैं फौरन से पीछे हट गई। मैंने कहा दूर रहो मुझसे। वो हंसने लगा, कहने लगा आज तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर कहने लगा, इमरान क्या चीज़ लेकर आया है तू? तुझे तो मैं इस लड़की की डबल कीमत दूंगा, लेकिन शर्त वही है, इसे पहली बार मैं कमरे में लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। मैंने अपने लिए ये रास्ता खुद ही इख्तियार किया था। मैं कैसे ये समझ सकती थी कि वो अजनबी लड़का मुझे इज्जत देगा या मुझसे निकाह करेगा, जिसने आज तक कभी रिश्ता नहीं भेजा था। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई साफ दिखाई दे रही थी। इमरान कहने लगा 2 लाख लूँगा, क्योंकि ये अभी अनछुई है, जानता है ना पहली बार ये तेरे साथ ही वक्त गुजारेगी। मैंने कहा, इमरान खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप सदमे से मर जाएगा। कहने लगा तो ये तो तुम्हें घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था ना जाने जिगर, और वैसे भी मैंने कौन सा तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आना है। तुम रात भर हमारा दिल बहलाओगी और सुबह मैं तुम्हें कोठे पर छोड़ दूंगा। तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी अब मर्दों का दिल बहलाते हुए ही गुजरेगी। मैंने तो चंपा बाई से बात तक कर ली है, 10 लाख में सौदा किया है तुम्हारा मैंने। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और उस मर्द की तरफ मुझे धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाती हुई उस घटिया शख्स के पाँव में आई थी। सबके सामने उसने मेरा दुपट्टा उतार के फेंका था। मैं रोने लगी। कहने लगा आज की रात तो मज़ा आ जाएगा। इससे पहले कि वो मुझे कमरे में लेकर जाता, मेन दरवाज़ा बुरी तरह से धड़धड़ाया गया।
वो सब चौकन्ने से हो गए। एक ने बाहर झांक कर देखा तो कहने लगा, अबे मारे गए, सामने पुलिस अफसर खड़ा है, इस कमीने को कैसे खबर हो गई? मेरा तो सांस बहाल हुआ था। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरा कहने लगा, घबराओ मत, सबसे पहले पुलिस वाले को मौका दे देंगे, ये भी इस लड़की के साथ वक्त गुजार लेगा तो ठंडा पड़ जाएगा। दरवाज़ा खोलो, उससे भी बात कर लेते हैं, शायद बाइक पर तुम दोनों को देखकर शक हो गया होगा उसको। उसने इमरान को तसल्ली दी। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस की वर्दी में था, लेकिन वो तैमूर था। इससे पहले कि मेरे मुंह से उसका नाम फिसलता, उसने मुझे आंखों के इशारे से चुप रहने का कहा। कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर लड़कियों को लाकर रंगरलियां मनाते हो, इतने डंडे मारूंगा कि याद करोगे। वो कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब सौदेबाजी कर लो हमारे साथ। अरे हमें डंडे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी हमारे हाथ बहुत ऊंचे हैं, हमें जेल में बंद करोगे तो कल खुद ही हमारी जेल का ताला खोलोगे। बेहतर है कि पहले इस लड़की के साथ तुम वक्त गुजार लो, फिर हमें मौका दे देना, तुम्हारा भी भला हो जाएगा और हमारा भी। ये सुनना था कि तैमूर ने उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मारा था। कहने लगा, कमीने तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इस लड़की को कुछ भी होने दूंगा? तू मैली आंख से देखकर तो दिखा, तेरी आंखें ना फाड़ दूं तो। मैं नहीं जानती थी कि वो लड़ाई करना भी जानता है। वो एक था लेकिन उन चारों पर भारी था। हाथ में उसने डंडा भी पकड़ रखा था, जो अक्सर पुलिस वालों के पास होता है। उसने उन चारों को सोचने का मौका नहीं दिया, बस मारे जा रहा था। मैं डरी सहमी सी खड़ी थी। मार मार कर उसने उन सबको जमीन पर गिरा दिया। गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लेकर आ गया। कहने लगा, बहुत शौक था तुम्हें घर से भागने का, दिल तो चाहता है 2 थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर भी लगा दूं। देख ली तुमने अपने महबूब की असलियत। उसे उस वक्त अपने सामने पाकर मैं बेइख्तियार उसके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, शुक्र है तुम मेरे पीछे आ गए, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। वो मेरा सर सहलाने लगा। कहने लगा, मैं कैसे ना आता, मुझे तो आना था तुम्हारे पास। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी मामूजाद हो, मैं तुम्हें किसी कीमत पर उन गुंडों के हवाले नहीं कर सकता था। मैं दूसरे दिन ही ठटक गया था जब उस लड़के ने फूल फेंका था। मैं उसकी सारी इंक्वायरी निकाल चुका था, लेकिन तुम उस लड़के के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर अम्मा और मामी के लड़ाई झगड़े ऐसे शुरू हुए कि मेरी तवज्जो इस तरफ से हट गई। वो तो मैंने तुम्हें बाहर जाते देखा तो समझ गया कि तुम खालाजाद से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुमने ये राह इख्तियार की है। और पुलिस की वर्दी मेरे पास मौजूद थी, क्योंकि मैं कॉलेज में 2-4 ड्रामे ऐसे किए थे जिसमें मुझे पुलिस वाला बनना पड़ा था। बस वो वर्दी मैंने हाथ में ली और आ गया तुम्हारे पीछे। वर्दी तो मैंने अपने कपड़ों के ऊपर से अभी अभी पहनी थी ताकि ये ड्रामा रचा सकूं। वो मुझे अपने साथ ही घर तक लेकर आया था, लेकिन सहरी का वक्त हो चुका था। मुझे घर में ना पाकर सब लोग परेशान थे। घर में दाखिल होने से पहले तैमूर ने अपनी वर्दी उतार कर शॉपर में रख ली थी। अब वो एक आम सी पैंट शर्ट में मलबूस था। जैसे ही हम लोग घर में दाखिल हुए, सामने ही अब्बा सहन में टहल रहे थे। मेरी माँ कुर्सी पर बैठी हुई थी। खिलाफ तवक्को फुप्पो भी वहीं पर मौजूद थी और परेशान भी थी। मुझे देखकर जैसे सब के होश उड़े थे। मैं रोए जा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। मेरी फुप्पो कहने लगी, तैमूर कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों इस वक्त? मेरी वालिदा भी मेरे पास आ गई। कहने लगी, तुम इसके साथ कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तुम? मैं क्या जवाब देती? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, तैमूर कहने लगा, हमने निकाह कर लिया है अम्मा। ये सुनना था कि सबके साथ साथ मैंने भी हैरत से तैमूर को देखा। वो नज़र झुकाए हुए था। मेरी खातिर उसने झूठ क्यों बोला? मेरी फूफो को तो जैसे चुप सी लग गई। कहने लगी, तैमूर क्या कहा तुमने? तुमने इस लड़की के साथ निकाह किया है? क्यों किया है तुमने इसके साथ निकाह? मेरी माँ ने मुझे बाजू से खींचकर तैमूर से अलग किया। कहने लगी, ये क्या क्या कह रही हो तुम? मैं तो बिल्कुल चुप थी। तैमूर कहने लगा कि अम्मी, मैंने बहुत बार आपसे कहने की कोशिश की कि मुझे मरियम पसंद है, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर मरियम की खाला भी इसका रिश्ता मांग रही थी। हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं था। लड़ाई आप दोनों की है, इसमें हम दोनों का क्या कसूर है? हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी।
मेरे अब्बा तैमूर के बिल्कुल मुकाबिल खड़े थे। एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे बाप ने तैमूर के मुंह पर मारा था। मैं भी अपनी जगह से हिल गई। अब्बा ने उसे बहुत मारा और वो चुपचाप अब्बा की मार खा रहा था। मैं बेख्तियार अब्बा के पास चली गई, उनका हाथ रोकने लगी। मैंने कहा, खुदा के लिए इसका कसूर नहीं है, बाबा ने मुझे भी थप्पड़ मार दिया। कहने लगे, शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये काम करते हुए? इससे पहले कि अब्बा मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते, तैमूर ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मामू जो कहना है मुझे कहे, मारना है मुझे मारे, क्योंकि मैंने मरियम को अपने साथ जाने के लिए मजबूर किया था। इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी माँ तैमूर के पास आकर उसका गिरेबान झंझोड़ने लगी। कहने लगी, अभी के अभी मेरी बेटी को तलाक दो। लेकिन वो चुपचाप मार खाता रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि उसने मेरी खातिर इतने जूते खाए क्यों थे। अगर सच बता देता तो सब उसके एहसानमंद होते। बहरहाल इस बार भी बगैर सहरी के रोज़ा रखा था, क्योंकि मार धाड़ में ही सारा वक्त गुजर गया। अब्बा भी थक हार कर अपने कमरे में चले गए। अम्मा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और मुझे भी अम्मा ने ले जाकर मेरे कमरे में ज़ोर से फेंका था। तैमूर और फुफ्फो भी अपने पोर्शन में जा चुके थे। अगली रात न जाने कैसे वो मेरे कमरे में आया था। उसे देखकर मैं हैरान थी। वो खिड़की के रास्ते से आया था। मैं उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसे देखकर तो मेरी जान निकली थी। मैंने आधी दुआ मांगी थी, आधी वही छोड़कर उसके पास आ गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अब्बा के जूते याद नहीं तुम्हें? अब्बा ने कितना मारा था तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? अगर आज उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा गला दबा देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। कहने लगा, टाइम नहीं है मेरे पास, मामू जान मुझसे निकाह नामा मांग रहे हैं। अब मेरा तुमसे निकाह नहीं हुआ है, मैं कहाँ से उनको निकाह नामा दिखाऊं? मैंने कहा, तो तुम सच क्यों नहीं बता देते? कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? तुम बदनाम होकर रह जाओगी। मेरी माँ का पता है ना तुम्हें, सारे खानदान में ढंडोरा पीट के रख देंगी। अभी तो इसलिए चुप हैं कि कसूर उनके बेटे का है। मैंने कहा, मेरी खातिर क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो? कहने लगा, मरियम वक्त नहीं है इन बातों का, जल्दी से इस पर साइन करो। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगा, निकाहनामा है, साइन करो जल्दी से। मैंने कहा, मैं इस पर साइन करूंगी तो मैं तो तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। ये सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, पहले साइन कर दो। मैंने साइन कर दिया। वो कागजात लेकर वापस चला गया। लेकिन अगले ही दिन इशा के वक्त तैमूर ने वो निकाहनामा सबके सामने रख दिया, जिस पर वकला के साइन भी थे, सरकारी ठप्पे भी लगे हुए थे। फुप्पो कहने लगी कि तुमने जो कुछ किया है जज्बाती फैसला किया है, इसलिए मरियम को तलाक दो। दूसरी तरफ मेरी माँ भी यही कह रही थी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ निकाह ही तो हुआ है। अपने बेटे को बोलो कि मेरी बेटी को तलाक दे, वरना हम खुला का मुकदमा कर देंगे। लेकिन मेरे अब्बा चुप थे। कुछ देर बाद कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, निकाह हो गया है और इन दोनों ने अपनी बाहमी रजामंदी से किया है। वो मेरी अम्मा से कहने लगे कि तुम्हारी वजह से उसने ये कदम उठाया है, क्योंकि वो तुम्हारे उस जाहिल गवार भांजे के साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जिद थी। अब इसका नतीजा तुमने देख लिया। मजीद कोई अब कुछ भी नहीं कहेगा, ना ही करेगा। ईद के बाद मैं इन दोनों की रुखसती करवा दूंगा। ये सुनना था कि मैंने हैरत से तैमूर की तरफ देखा। मेरी वालिदा गुस्से से अपने कमरे में चली गई। अलबत्ता फूफू वहीं खड़ी थी, बार बार खा जाने वाली नज़रों से तैमूर को देख रही थी। कहने लगी, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ भेजा था कि तुम अपने हिस्से की जायदाद पर निगरानी करने के बजाय दुश्मन की बेटी पर नज़र रखो और मोहब्बत के पींगे बढ़ाते रहो। कहने लगा, अम्मी बस करें, जो होना था हो गया, अब आप लोग रुखसती की तैयारी करें। ये कहना था कि उन्होंने तैमूर का कान खींचा। कहने लगी, एक पाई नहीं लगाऊंगी तुम्हारी शादी पर। चंद दिन बाद ईद आ गई। ईद के मौके पर ही अब्बा ने चंद मेहमानों की मौजूदगी में मेरी रुखसती कर दी। मैं हैरान परेशान कि अब क्या होगा। ये निकाह बाहमी रजामंदी से तो नहीं हुआ था, ना ही मुझे कोई तूफानी मोहब्बत थी तैमूर से। ये तो बस जान खुलासी का एक बहाना था। मैं उसके कमरे में बैठी थी। गो के बहुत कीमती और अच्छा लिबास तो नहीं पहना था, लेकिन एक अच्छा फैंसी सूट था जो कि तैमूर ने ही भिजवाया था। जब वो कमरे में आया तो मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। उसने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई। मैंने कहा, अब आगे क्या करना है? मैं उससे ये पूछना चाह रही थी कि अभी तक जो ड्रामा वो रचा चुका है
اس کے بعد اب وہ کیا لاہے عمل اختیار کرے گا؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتہ؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اپنی ہنسی دبانے لگا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا دیکھو سب سے پہلے نا تمہیں شرمانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا دوپٹے سے تھوڑا سا گھونگھٹ نکال دیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا پھر میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے یہ کہا، دوسرے ہاتھ سے جیب میں سے انگوٹھی نکالی اور مجھے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہنے لگا پھر میں انگوٹھی پہناؤں گا، تمہاری تعریف کروں گا۔ میں نے فوراً سے اس سے ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے کہا تمیز نہیں ہے تمہیں، میں یہ سب نہیں پوچھ رہی۔ کہنے لگا خود ہی تو پوچھ رہی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد ایک شوہر بیوی کے ساتھ ایسا ہی سب کچھ کرتا ہے، کوئی انوکھا کام تو نہیں کروں گا نا میں نے کہا تیمور میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ شادی تو اتفاقیہ طور پر ہوئی تھی، تم نے کہا تھا کہ ابھی نکاح نامے پر سائن کر دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ کہنے لگا تو کیا میں تمہیں برا لگتا ہوں، اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا میں نے تمہارے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا جس کے بارے میں سوچا تھا وہ اچھا تھا، کیا تمہارے دل میں ابھی بھی عمران ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نفرت ہے اس سے۔ کہنے لگا تو پھر کوئی اور ہے، خالہ کا بیٹا پسند ہے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ بس تو کہنے لگا مریم پھر کیا مسئلہ ہے؟ جب تمہیں وہ دونوں پسند نہیں تو میں پسند آ سکتا ہوں تمہیں؟ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا میں یہاں پر آیا تو گھر پر قبضہ کرنے کے لیے تھا، لیکن کب میرا دل تمہارے قبضے میں ہونے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم مجھے اچھی لگتی تھی اور اچھی لگتی ہو، تھوڑی سی بے وقوف ہو لیکن کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں مینج کر لوں گا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تھا، وہ ہنسنے لگا، میرا ناک پکڑ کے دبایا۔ کہنے لگا پاگل لڑکی، تمہاری خاطر اتنے جوتے میں نے یوں ہی کھائے تھے کیا؟ کوئی کھاتا ہے اتنے جوتے؟ جوتے وہی کھاتا ہے جو محبت کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہاری حقیقت سے واقف ہو، کوئی یہ جان سکے کہ اصل قصہ کیا تھا۔ میں نے تمہیں اپنانا تھا اس لیے خود کو برا بنا لیا، یہ میری محبت تھی۔ اور کوئی ثبوت چاہیے تمہیں؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ دوبارہ سے پکڑا، اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ کہنے لگا چلو آج کی اس رات کو یادگار بنانا ہے اور ہمیشہ اسے عید کے دن سیلیبریٹ کریں گے تاکہ ہر عید پر 4 چاند لگ جائیں۔ اس کی بات پر میں شرمانے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ آخر میرا شمار مشرقی لڑکیوں میں بھی تو ہوتا تھا۔